हेलो फ्रेंड, दिस इज ऋषभ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी है या इससे एफिलिएटेड जो भी कॉलेज हैं, जैसे कि आपका नेशनल पीजी कॉलेज हो गया या फिर आईटी कॉलेज हो गया या कोई भी कॉलेज जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराते हैं, तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फिर चाहे वो सब्जेक्ट वाइज भी बताऊँगा और आपका सिलेबस वाइज भी बताऊँगा। सिलेबस वाइज का मतलब क्या है, फिर चाहे वो बीए बीएससी बीकॉम वाले स्टूडेंट हो या फिर ऑनर्स वाले स्टूडेंट हो, फिर उसके बाद आपका मैथ फिजिक्स बायोलॉजी कॉमर्स अकाउंट इन सब का आपका सिलेबस बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स को आपको कवर करना चाहिए और आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, वो पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा अपने इस वीडियो में। तो यह वीडियो आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लिए, वहाँ पे भी हम ऐसे यूजफुल अपडेट लाते रहते हैं और जरूरत पड़ी तो वहाँ पर आपको हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, टॉपिक बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। आपसे कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो लेके आया था जिसमें मैंने बताया था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जो भी आपका प्रोफार्मा जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से ही ये आपका नोटिस आई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कौन से कोर्सेज हैं, फिर चाहे वो बीए हो बीएससी हो बीकॉम हो, उनका सिलेबस बताया गया था, एग्जामिनेशन पैटर्न बताया गया था, क्या एग्जामिनेशन का टाइमिंग रहेगा और आपका कितने नंबर का पेपर रहेगा, कितना टाइमिंग दिया जाएगा, एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स रहेंगे, वो सारा डिटेल में मैंने एक वीडियो में बता रखा है। वो वीडियो आपको इधर कहीं आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो जाके देख लिया। फ्रेंड, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप पहले वो वाला वीडियो जाके देख लिए, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन कितने क्वेश्चन आएंगे कितना क्या है वो सारा मैंने उस वीडियो में बता रखा है, तो वो वीडियो आपको इधर कहीं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। इस वीडियो में मैं आपके टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ। फ्रेंड, लखनऊ यूनिवर्सिटी के आप एग्जामिनेशन फॉर्म ढूंढ रहे होंगे तो वो आपको कहीं नहीं मिल रहे होंगे। वो आपको इसलिए नहीं मिल रहे होंगे, क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने क्या किया, 2017 में ही अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सीन स्टार्ट किया। उससे पहले क्या कर ले रहे थे, उससे पहले मेरिट बेसिस पे एडमिशन ले रहे थे। अभी इन्होंने क्या किया, 2017 से आपका एडमिशन जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे लिया। तो 17 में लिया, उसके बाद 18 में लिया, उसके बाद 19 में लिया, 20 में आपके क्या आ गए, चाइना वाले भैया यानी कोरोना आ गया। तो कोविड की वजह से एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं हो पाया था लास्ट ईयर यानी 2020 में। इस बार इन्होंने 21 में फिर से लेने का फैसला किया, क्योंकि पता नहीं कब तक कोरोना चले, हर बार तो ये अपने पैटर्न नहीं चेंज कर सकते ना। तो और इस बार क्या, इस बार रिजल्ट भी आपका ऐसा आया कि जिसका सुनो उसका 90% के अबव है, 100% रिजल्ट भी है। तो पता नहीं कौन जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसको सही कॉलेज मिल रहा है नहीं मिला, इसलिए इन्होंने क्या किया, फैसला लिया कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराएंगे। हाँ, हम मुद्दे से भटक गए। मुद्दा ये था हमारा कि हमारे जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के पेपर क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो फ्रेंड, इसीलिए नहीं मिल रहे क्योंकि 3 साल तो इन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराया और आपका एग्जामिनेशन ये कैसे कराते थे, एग्जामिनेशन ये कराते थे अपना ऑनलाइन मोड से। तो ऑनलाइन मोड से आपको पेपर नहीं मिल सकता। ऑफलाइन होता तो हाँ, स्टूडेंट को हाथ में पेपर मिलता, फिर उसका कई सारे पब्लिशर लेके बुक छाप देते या आपको इंटरनेट पे कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाते। बट जब आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है तो बच्चों को कितने क्वेश्चन याद होंगे यार। अब क्वेश्चन कम कर दिया, पहले 90 क्वेश्चन आते थे, क्योंकि 90 के 90 क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट को नहीं याद हो सकते। अगर मान लो हमको याद भी हैं तो हम किस पब्लिशर के पास जाएंगे, या कौन सा पब्लिशर मेरे पास आएगा, कौन सा यूट्यूबर मेरे पास आएगा, या फिर कौन सा वेबसाइट वाला स्टूडेंट मेरे पास आएगा जो कि हमसे क्या लेगा, हमसे एग्जामिनेशन या फिर हमसे एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन है वो पूछेगा। तो इसीलिए फ्रेंड, आपको ऑनलाइन कहीं पे भी या नेट पे या फिर किसी भी वेबसाइट पे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, सिलेबस आपको बहुत मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, चलिए अब हम अपने टॉपिक देख लेते हैं। तो फ्रेंड, टॉपिक में आपको सब्जेक्ट वाइज देखूंगा। सब्जेक्ट वाइज का मतलब क्या है, आपने अभी जो मैंने बताया कि आपको इधर कहीं आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस वीडियो की बात मैं बात कर रहा हूँ उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अगर आपने बीए के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, अगर आप बीकॉम के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, अगर आप बीएससी के लिए दे रहे हैं या बीएससी बायोलॉजी के लिए दे रहे हैं, बीएससी मैथमेटिक्स के लिए दे रहे हैं, बीबीए बीएफए किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट वाइज आपके टॉपिक्स लेके आया हूँ जिनके बारे में मैं यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट से आपका पेपर आएगा वो वीडियो मैं इधर आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे बोल चुका हूँ, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। फ्रेंड, बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप सोच रहे होगा कि अपने वीडियोज़ के व्यूज़ बढ़ा रहा है। फ्रेंड, व्यूज़ की बात नहीं यहाँ पर,
वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको सारे टॉपिक पता चल जाएंगे कौन कौन से सॉरी उसमें आपको सारा सिलेबस पता चल जाएगा कौन कौन सा सिलेबस आएगा। हाँ, पता चले मैं यहाँ पर इंग्लिश बता दूँ, आप इंग्लिश पढ़ के जाएँ और वहाँ पर आप क्या कहते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हों बीएससी मैथमेटिक्स के लिए, तो वहाँ पर तो उसमें तो इंग्लिश आएगी नहीं। तो इसलिए पहले वो वीडियो जाके देख लिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फिर यहाँ से आके देख लिएगा, आप अपने टॉपिक्स देख लीजिएगा, उन टॉपिक्स को आप रिवीजन करेंगे। और बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, थोड़ा बहुत टफ होता है। मतलब अगर आप बीएचयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब तो आपका निकल जाएगा, आपको कुछ भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी या उससे एफिलिएटेड कॉलेज देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसका लेवल बीएचयू या फिर डीयू के लेवल से बहुत ही कम होता है, ठीक है। या फिर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी ले लें, नेशनल पीजी कॉलेज ले लें, आईटी कॉलेज ले लें, सबका ही लेवल आपका क्या रहता है, लगभग सेम रहता है। नेशनल पीजी कॉलेज में थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे वहाँ पर लोकल बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अप्लाई करते हैं, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा रहता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी कंपटीशन रहता है, बट उतना नहीं रहता है। पेपर का लेवल हल्का सा बढ़ के आता है। कहाँ पर पेपर इन्हीं सब टॉपिक से ही आएगा जो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊँगा, बट वहाँ पर लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, ठीक है। ये जो टॉपिक्स आएंगे इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपका इंग्लिश के टॉपिक्स को मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो पहले क्या है हमारा, पहले है ईडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मतलब आपका कोई सेंटेंस गलत होगा, उसमें कोई एक एरर होगी, उसको आपको सही करनी होगी, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम्स होगा, उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट है। सेंटेंस अरेंजमेंट का मतलब क्या है, आपको एक पैरा दे दिया जाएगा, उसमें उबड़ खाबड़ सेंटेंस हो गया, मतलब राम यहाँ था वहाँ गया, ये है वो है, मतलब जो भी आपका होगा, तो आपको इस लाइन के बाद हो सकता है ये वाली लाइन आती है, तो इस लाइन को यहाँ पर अरेंज करना होगा। इतना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इस बार आपका टाइम ड्यूरेशन कम किया गया है और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम करे गए हैं, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है शायद, वो वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने आपको सारा कुछ बता रखा है। तो इसमें मैं कुछ टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। तो सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया हमारा, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन आएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक की जगह पर दूसरे का अरेंजमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा होगा कुछ और लिखना होगा कुछ और, तो अरे मतलब आप समझ रहे होंगे। अगर आपको इसका मतलब भी समझाना पड़ेगा तो आप समझ लीजिए कि आप यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बिल्कुल मत करिए। उसके बाद हमारा प्रीपोजिशन है, फिर एंटोनिम्स है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, पैसेज कंप्लीशन आएगा। उसके बाद क्या है हमारा, स्पॉटिंग द एरर आएगा, मतलब आपको एरर स्पॉट करनी होगी। सब्स्टिट्यूशन आएगा, सेंटेंस कंप्लीशन आएगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आएगा, स्पेलिंग टेस्ट आएगा, एरर करेक्शन आएगा अंडरलाइन पार्ट में। उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, फिर पैरा कंप्लीशन आएगा, जॉइनिंग सेंटेंसेस आएगा, और एरर करेक्शन आपका फ्रेज इन बोल्ड में भी आएगा। ये अंडरलाइन पार्ट अलग चीज़ है, फ्रेज इन बोल्ड अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश के आपको जो भी टॉपिक्स थे उनके बारे में मैंने बता दिया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है हमारा जनरल हिंदी। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस में हिंदी भी होगा, यानी सामान्य हिंदी या फिर हिंदी, तो उसी को आपको जनरल हिंदी बोलते हैं। तो जनरल हिंदी में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, चलिए उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो पहले आएगा प्रत्यय आएगा, फिर समास आएगा, फिर उपसर्ग और प्रत्यय आएगा, फिर विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द जिनको बोलते हैं, संधि तथा संधि विच्छेद आएगा, अनेकार्थी शब्द आएगा। उसके बाद वाक्यों का वर्गीकरण, सरल, मिश्र तथा संयुक्त। उसके बाद संज्ञा से अव्यय तक में आएगा, फिर समास आएगा, फिर शुद्ध अशुद्ध शब्द आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, भिन्नार्थक शब्द, मतलब एक से अधिक जिसके अर्थ होते हैं वो आएगा। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण आदि की मूलभूत समझ और इनके भेदों का ज्ञान से रिलेटेड भी आपको टॉपिक्स में आ सकता है। हिंदी भाषा का मूलभूत ज्ञान, स्वर व्यंजन एवं रस। उसके बाद मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ भी आ सकता है। अनेक शब्दों को एक के लिए एक शब्द भी टॉपिक आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उचित शब्द के लिए दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति करो, ये भी आ सकता है। उसके बाद पर्यायवाची शब्द आ सकता है, विलोम शब्द आ सकता है, शब्द युग्म आ सकता है, लिंग परिवर्तन आ सकता है, मतलब ये अगर ये मेल में इसको ये बोलते हैं तो फीमेल में इसको क्या बोलेंगे वो आ सकता है, ठीक है। उसके बाद वचन परिवर्तन आ सकता है, आदि आ सकता है। उसके बाद वर्ण वर्तना आएगा। उसके बाद वाक्य क्रम व्यवस्थापन आएगा। उसके बाद रचना, भाषा एवं व्याकरण का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद दिए गए वाक्यांशों को सही क्रम में व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाए, मतलब आपको कुछ नंबर ऑफ वर्ड दे रखे होंगे, उनको एक अर्थपूर्ण वाक्य में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद उच्चारण स्थान आएगा। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति आएगी, फिर पर्यायवाची शब्द भी आएंगे आपके। उसके बाद वर्तन संबंधी अशुद्धि आएंगी, फिर मुहावरे एवं उपसर्ग भी आएगा, ठीक है। फ्रेंड इतने सारे टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इन्हीं टॉपिक के बीच से आपका क्वेश्चन आएगा। आपको देख के लग रहा होगा कि ये बहुत है, फ्रेंड बहुत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ ये बहुत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें से सारे टॉपिक्स पे आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर इन सभी टॉपिक्स को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, एक दो बार रिवीजन कर लेंगे, तो जो भी टॉपिक पे आपका आएगा
उस पर आपको अच्छी पकड़ बन जाएगी। ठीक है। और फ्रेंड एक वीडियो में लेके आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करना है, वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो वीडियो भी आपको इधर कहीं आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है। उसके बाद आइए अब हम देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस के कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फ्रेंड जनरल अवेयरनेस किसके किसके सिलेबस में है, फ्रेंड वो वाला वीडियो मैंने, जैसे मैं हर बार बोल रहा हूँ, हर टॉपिक से पहले बोल रहा हूँ कि वो वीडियो जरूर जाके देख लिए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहला लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने आपको पूरा टॉपिक बता रखा है कि आपका किस टॉपिक में किसका क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम जनरल अवेयरनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में क्या है, नेशनल डांस मतलब किस जगह का क्या नेशनल डांस है, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश का क्या नेशनल डांस है, कश्मीर के नेशनल डांस को क्या बोलते हैं, उड़ीसा के नेशनल डांस को क्या बोलते हैं, या फिर हमारे असम के नेशनल डांस को क्या बोलते हैं, उस टाइप का आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। म्यूजिक एंड लिटरेचर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ का नेशनल म्यूजिक क्या है। उसके बाद इंडियन कल्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कंट्री एंड कैपिटल से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, फेमस प्लेसेस इन इंडिया से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बुक्स एंड ऑथर्स, इससे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस डेट को क्या बना था, या फिर कोई अगर आपका लॉ लागू हुआ है या कोई नियम लागू हुआ है तो वो किस डेट से लागू हुआ था, या फिर आपका किसी दिन कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी तो वो, या फिर आपको ऐसे बोलिए गया कि मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है, या फिर आपका शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है, या इस तरीके की टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट डेट्स में कवर किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या, अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, मतलब इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज के बारे में भी पूछा जा सकता है। साइंस एंड इनोवेशन की, मतलब ये किस इस चीज़ का आविष्कार किसने किया था, जैसे टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, शायद ग्राहम बेल ने किया था, हो सकता है मैं आंसर सही ना बता रहा हूँ, उसके लिए जय मत करिएगा, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। या बल्ब का आविष्कार किसने किया था। फिर उसके बाद न्यू इन्वेंशन, जहाँ जी हाँ फ्रेंड, साइंस एंड इनोवेशन और न्यू इन्वेंशन बात एक ही है। उसके बाद इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है। उसके बाद जियोग्राफी इन इंडिया, फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमने जनरल अवेयरनेस के बारे में बात कर ली है। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, नहीं सभी टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं। आप कोई भी एक प्रतियोगिता दर्पण नाम की एक बुक आती है, वो आप मंथली वाली प्रतियोगिता दर्पण अगर पढ़ लेंगे तो वहाँ से आपके करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएंगे। और जीके की आप कोई भी बुक, प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, कुंजी ले लीजिए, किरण की ले लीजिए, अरिहंत की ले लीजिए, किसी की भी आप किताब ले सकते हैं। अगर आपके सिलेबस में जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज है तो वहाँ से आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड ये सब्जेक्ट ऐसा है आपका जनरल अवेयरनेस, ये क्या है, ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं हमारा कोई भी सब्जेक्ट है, मान लेते हैं हम बीएससी के लिए दे रहे हैं। ठीक है। तो बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो सभी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, पढ़ लेते होंगे। ठीक है। लेकिन क्या है, मेन स्कोर किस में करते हैं, मेन स्कोर होता है आपका जनरल अवेयरनेस में। ये मैं बहुत पते की बात बता रहा हूँ, हो सकता है आपको अभी समझ में ना आए क्योंकि अभी आपने जस्ट 12 पास किया। उसके बाद जब आप कंपटीशन के लिए जाएंगे, कभी आपने अगर एसएससी दिया या फिर सीजीएल दिया या कोई भी एग्जाम दिया, उसमें आपका जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आपका स्कोर इसी से बनता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बहुत से स्टूडेंट मार ले जाते हैं, मतलब अगर मैं एसएससी की बात करूं तो वहाँ पर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें सारे स्टूडेंट मार ले जाते हैं, रह जाते हैं किसमें, जनरल अवेयरनेस, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, कहीं से भी पूछा सकता है। तो अगर इस पर आपकी पकड़ हो गई, इसमें आपके नंबर अच्छे आ गए तो समझ लिया आपका सिलेक्शन पक्का है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल के एग्जामिनेशन की बात करूँ या फिर आपके एडमिशन लेवल की बात करूँ, तो इसमें अगर आपके नंबर आ गए तो समझ लीजिए आपका एडमिशन पक्का है। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो आप दे ही देंगे, या जिस सब्जेक्ट के लिए आप एडमिशन ले रहे होंगे, अगर आप कॉमर्स के लिए एडमिशन ले रहे होंगे तो आपका अकाउंट, बैंकिंग और इकोनॉमिक्स तो आप दे ही देंगे। रह जाती है बात अब आपकी जनरल अवेयरनेस की, तो वो अगर आपको अच्छा होगा तो आपके रैंक ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक्स है। उसके बाद चलिए हम फिजिक्स के टॉपिक देख लेते हैं। जैसे हमारे बीएससी वाले स्टूडेंट होंगे, जो इनको फिजिक्स, बीएससी मैथ कर रहे होंगे, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर रहे होंगे, या जिनके भी बीएससी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका फिजिक्स आएगा, तो उसमें क्या है, आपके मैथमेटिकल मेथड्स हैं, क्लासिक मैकेनिक्स है, रिलेटिविटी थ्योरी है, उसके बाद एटॉमिक एनर्जी है, फिर मॉलिकुलर फिजिक्स है, कंडेंस एंड मैटर फिजिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, स्टैटिकल मैकेनिक्स है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स है, उसके बाद क्वांटम थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है। फ्रेंड इतने सारे टॉपिक्स हैं, आप इन टॉपिक्स को देख के डरिए मत, ये आपने क्या है अपने 11th और 12th में पढ़ रखे हैं, इनको सिर्फ आपको एक बार रिवीजन करना है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आपको सब कुछ पूरा कुछ पूछा जाएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, इसमें कोई एक माइन्यूट सी चीज़ पूछ ली जाएगी कि रिलेटिविटी थ्योरी का, या फिर ओम की, सॉरी, रेजिस्टेंस की आप हमको यूनिट बताइए, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है,
तो वो आपको बता देनी होगी, ठीक है। बस इतना ही छोटा सा पूछा जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, आपको ईजी है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको अपनी सिर्फ आपको क्या करना है, फिजिक्स की एनसीईआरटी 2 बार रिवीजन कर लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ इसमें से आपके अगर फिजिक्स के आपके 40 क्वेश्चन आते हैं तो 40 तो वैसे नहीं आएंगे, इस बार लगभग 15 ही क्वेश्चन आएंगे। तो 15 में से अगर आपने 2 बार एनसीईआरटी अच्छे से रिवीजन कर ली है अपनी 11th और 12th की, तो 15 में से 12 से 13 क्वेश्चन आपके 100% क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, चलिए फिजिक्स की बात होगी। इसके बाद आइए अब हम बात कर लेते हैं हमारी केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में हमारी जनरल केमिस्ट्री होगी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो आएगी ही, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पीरियोडिसिटी यानी पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सॉलिड स्टेट से आ सकते हैं, सोल्यूशन से आ सकते हैं, आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से आ सकते हैं, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर से भी आ सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से भी आ सकते हैं, सरफेस केमिस्ट्री से भी आ सकते हैं। उसके बाद आपका रिडॉक्स रिएक्शन से भी आ सकते हैं। फ्रेंड रिडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ा होगा लेकिन बहुत से कम स्टूडेंट को पता होगा, इसका जो साइंटिफिक नेम रखा गया था वो इसको थोड़ा सा मुझे पता है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। इसको रखा गया था, पहले क्या रखा गया था, ऑक्सी रेड नाम रखा गया था। बट ऑक्सी रेड उतना पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस वजह से इसको पलट के रिडॉक्स रखा गया, जो थोड़ा अट्रैक्टिव नाम हुआ। चलिए खैर वो तो बात की बात है, रिडॉक्स रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी केमिकल काइनेटिक्स आ जाएगी, स्टेट्स ऑफ मैटर से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, इक्विलिब्रियम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्रेंड ये थर्मोडायनेमिक्स और आपकी फिजिक्स वाली थर्मोडायनेमिक्स अलग अलग होती है, ठीक है। प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पीडीएफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आपके हाइड्रोजन से क्वेश्चन आ सकते हैं, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल एस ब्लॉक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हेलोरेन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अल्कोहल हेलो एल्किलीन से, एल्डिहाइड से, फिनॉल से, कीटोन से, ईथर से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमोलिक्यूल्स, इन सब से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा हाइड्रोकार्बन्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एमाइंस केमिस्ट्री इन एवरीबॉडी लाइफ से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया फिजिक्स वालों में, वैसे आपको केमिस्ट्री में बताता हूँ कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि आपने इतने सारे टॉपिक बता दिए, ये सब कैसे पढ़ेंगे। आपको सिर्फ आपकी एनसीईआरटी एक बार रिवाइजन करनी है, तो बार 2 बार आप पढ़ लिए, इन सब टॉपिक्स पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिए कि आपके रिएक्शन के फॉर्मूले क्या थे, कहाँ पर क्या टर्म यूज़ किया गया, इसके फाउंडर कौन थे। जैसे आपका, जैसे मैंने आपको बताया रिडॉक्स रिएक्शन, तो इसको पहली बार किसने बनाया था, एल्डिहाइड फिनॉल्स क्या होते हैं, कौन कौन से इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारा कुछ अगर आप पढ़ लेंगे तो ये आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकलना या फिर नेशनल पीजी कॉलेज हो गया, आपका आईटी कॉलेज हो गया, इनका एंट्रेंस एग्जाम निकलना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। और फ्रेंड यही आपका सिलेबस जो है वो आपका बीएचयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, सबका आपका यही सिलेबस है। बस आपके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा। यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन थोड़े से लो लेवल के होंगे, बीएचयू के बहुत हाई लेवल के होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के उससे भी हाई लेवल के होंगे। बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा, जिसमें से आपको थोड़ा सा मतलब पेन वैन चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी सिलेबस आपका यही सेम रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉगरिथमिक से भी यानी लॉग से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से आ सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ सकते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज से आ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से आ सकते हैं, सर्टेशन सिस्टम एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से भी आ सकते हैं, स्ट्रेट लाइन से भी आ सकते हैं, सर्कल से भी आ सकते हैं, कॉनिक सेक्शन से भी आ सकते हैं। फ्रेंड ये सब मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक्स हुआ करते थे ये सब, अब तो खैर छूट गया है जब से इधर आया हूँ मैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये मेरा उतना टॉपिक अच्छा नहीं था। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आ सकते हैं, वेक्टर से आ सकते हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज से भी आ सकते हैं, सेट एंड सेट थ्योरी से भी आ सकते हैं, स्टैटिक से भी आ सकते हैं, डिफरेंशिएशन से भी आ सकते हैं, डेरिवेटिव में हम पहुँच गए यानी कैलकुलस में पहुँच गए हैं, डिफरेंशिएशन से आ सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री से आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन से आ सकते हैं, लिमिट एंड कंटिन्यूटी से आ सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी आपके आ सकते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल बायोनॉमियल थ्योरम से भी आ सकते हैं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट डेफिनेट इंटीग्रल से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड, ये हमारे मैथमेटिक्स के टॉपिक थे। फिर से वही बात बोलूँगा जो मैं भी ऊपर बोल के आया हूँ कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करेंगे तो आपको इसमें से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे बायोलॉजी की। तो फ्रेंड बायोलॉजी में हमारा क्या है, बायोलॉजी में हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो क्या है, एम्ब्रायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म आ सकता है, प्लांट साइकोलॉजी आ सकता है, बायोकेमिस्ट्री से आ सकता है, प्लांट ग्रोथ एंड ग्रोथ हार्मोन से आ सकता है, इकोलॉजी से आ सकता है, पेट्रिडोफाइट से आ सकता है, जिम्नोस्पर्म से आ सकता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म से आ सकता है, एनाटॉमी से आ सकता है, एल्गी एंड फंगाई से आ सकता है। उसके बाद प्लांट की जो डिसीजेज हैं उनसे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है।
वायरस बैक्टीरिया से आ सकता है, उसके बाद ब्रायोफाइट से आ सकता है, प्लांट सक्शन से आ सकता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से आ सकता है, सेल बायोलॉजी से आ सकता है। ये भी सब आपके क्या हैं, आपके 11-12 में पढ़े हुए टॉपिक हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं। इनको आप थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे आपके। उसके बाद कॉमर्स का सिलेबस चलिए मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड कॉमर्स में आपका क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक से क्वेश्चन आ सकते हैं, टैक्सेशन लॉ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्वेश्चन आ सकते हैं, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग से क्वेश्चन आ सकते हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से आपका क्वेश्चन आ सकता है, रिसेंट ट्रेंड इन कॉमर्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर मैंने आपके कॉमर्स की बात कर ली, इसमें मैंने आपका अकाउंट, इकोनॉमिक्स सारा कुछ कवर कर लिया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप भेजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे बीकॉम ऑनर्स वाले जो स्टूडेंट हैं, इन ये क्या पढ़ लेंगे, ये आपका इसमें अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, अकाउंटेंसी के टॉपिक्स आ जाएंगे, मनी एंड बैंकिंग आ जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट्स आ जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स भी आएगी, क्योंकि आप ऑनर्स के लिए अप्लाई करें तो आपकी बेसिक मैथमेटिक्स आएगी। बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टॉपिक भी आ सकते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक भी आ सकते हैं, इकोनॉमिक बिजनेस इन्वायरमेंट के टॉपिक भी आ सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के टॉपिक भी आ सकते हैं। ऑल्सो द पेपर विल कंटेन क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर बेसिस एंड करंट इकोनॉमिक्स अफेयर। जी हाँ, कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आप बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और करंट इकोनॉमिक्स अफेयर मतलब करंट अफेयर में इकोनॉमिक्स के जो भी आपके बिजनेस वाले फील्ड में जो भी आपके करंट अफेयर हैं, जिसको आप करंट इकोनॉमिक अफेयर बोलते हैं, उससे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बस आपको 12 लेवल का आएंगे, इसके ऊपर के नहीं। उसके ऊपर के क्या मतलब, आपको ने जो भी 11-12 में, मैं यही कह रहा हूँ कि आप 11-12 की एनसीईआरटी पूरी पढ़ लीजिए। आपका कहीं से भी उसके बाहर का कोई एक क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी उसी के रिलेटेड आएंगे। आई होप यह वीडियो आपको थोड़ा बहुत यूज़फुल लगा होगा। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत यूज़फुल वीडियो है। अगर आपको लगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, मेरा तो काम है, मैं अपना काम करता रहूँगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत यूज़फुल लगा। तो अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिसके साथ जरूरत हो उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।